हेलो स्टूडेंट्स, कंडक्टर्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट केस है हमारे कनेक्टिंग टू मेटल स्फीयर्स बाय अ कंडक्टिंग वायर। दो मेटल्स को तुमने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया या उनको कांटेक्ट में ले आया। जैसे मैंने तुम्हें बताया था, दो अगर सेम डायमेंशन के कंडक्टर्स हैं तो उनको अगर तुम कांटेक्ट में ले आते हो तो उन पर चार्ज आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब पढ़ते हैं यहाँ पे कि प्रॉपर्टी होती क्या है। जैसे मान लो अगर तुम किसी दो बॉडीज को कनेक्ट कर दो, ठीक है, किसी कंडक्टिंग वायर के थ्रू, होता क्या है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज फ्लो करता है। कहाँ से कहाँ चार्ज फ्लो करता है? पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है फ्रॉम लोअर टू हायर। तो जैसे मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, इनको हमने कनेक्ट कर दिया। ये हायर पोटेंशियल की, लोअर पोटेंशियल का ना, पॉजिटिव का K प्लस क्यू बाय आर, इसका K माइनस क्यू बाय आर। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो फ्लो करता है फ्रॉम हायर टू लोअर। या तो ऐसे मान लो कि पॉजिटिव इधर जा रहे हैं या इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ आ रहे होंगे, या ऐसे मान लो पॉजिटिव इधर जा रहा है। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे इसका पॉजिटिव चार्ज कम होता रहेगा, ठीक है, और इसका नेगेटिव चार्ज कम होता रहेगा। कुछ टाइम के बाद इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है। जैसे ही पोटेंशियल सेम हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो हो तो कोई फील्ड नहीं होता, बीच में कोई फोर्स नहीं होता, तो उसके बाद चार्जेस का मूवमेंट बंद हो जाता है। तो करंट कब फ्लो करता है? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर। तो जैसे ये प्लस क्यू चार्ज है, 2Q चार्ज है, तुमने किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से चार्जेस फ्लो करेंगे। अगर इंसुलेटिंग वायर से करा तब नहीं फ्लो करते, अगर कंडक्टिंग वायर से करोगे तब फ्लो करेंगे। कब तक फ्लो करेंगे? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, ठीक है। तो चार्जेस फ्लो, लिख लेना, चार्जेस फ्लो अंटिल देयर पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। तो जैसे ये देखो, ये कंडक्टिंग स्फीयर है, ये कंडक्टिंग स्फीयर है, तुम्हें ना इसमें मेंशन नहीं होता बट इनमें इनफाइनाइट सेपरेशन होता है। रीजन क्या है? जैसे देखो करना क्या है, ये क्यू चार्ज है, फाइनली मान लो कुछ चार्ज फ्लो हो गया, इस पे आ गया फाइनली एक्स चार्ज, इस पे कितना हो गया, टोटल चार्ज कितना है 3Q। तो टोटल चार्ज तो कंजर्व रहेगा ना। हाँ, इसका इंडिविजुअल स्फीयर का चार्ज कंजर्व नहीं रहेगा क्योंकि चार्ज कुछ फ्लो हो रहा है। तो इस पे मान लो हो गया टोटल था 3Q, इस पे एक्स, इस पे 3Q माइनस एक्स। कब तक चार्ज फ्लो होगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। अब ये कंडक्टर है, कंडक्टर पे तो पोटेंशियल हर जगह सेम होता है, तो सेंटर पे जितना पोटेंशियल होगा सर, किसी पॉइंट पे उतना ही पोटेंशियल होगा। तो इसका पोटेंशियल अगर तुम्हें लिखना है ना, तो सेंटर पे देखो कितना पोटेंशियल आएगा, चाहे ये चार्ज यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, सेंटर पे इसका कितना पोटेंशियल होगा, इट विल बी KX/R। और यही पोटेंशियल इस पॉइंट पे भी होगा, इस पे भी होगा, इस पॉइंट पे भी होगा। इसकी वजह से भी यहाँ पे पोटेंशियल आएगा, मान लो K 3Q माइनस एक्स बाई डी। बट ये D इतना लार्ज है तो इसकी वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल आ रहा होगा वो बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल होगा। इसलिए हम कैसा सेपरेशन दिया जाता है क्वेश्चन में? इनफाइनाइट सेपरेशन। तो इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना मान लोगे? ऑलमोस्ट जीरो। सिमिलरली इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल, कनेक्ट तो तुमने यहाँ से किया है, बट क्योंकि तुम्हारे कंडक्टर्स क्या होता है, इक्वी पोटेंशियल, तो चाहे यहाँ से कनेक्ट कर दो, चाहे इस पॉइंट से कर दो, चाहे पीछे वाले पॉइंट से कर दो, बात एक ही है। तो कितना पोटेंशियल होगा सेंटर पे बताओ, क्योंकि कंडक्टर पे सेंटर पे बताना पोटेंशियल ज्यादा इजी होता है। ये सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आएगा, जो भी चार्ज है, सारा चार्ज कितने डिस्टेंस पे? 4r पे। तो K 3Q माइनस एक्स बाय 4r, तो कितना आ गया? 4x इज इक्वल टू 3Q माइनस एक्स, या 5x आ गया 3Q के बराबर, x कितना आ गया? 3Q बाय 5। तो इस पे चार्ज कितना हो गया? 3Q बाय 5, एंड इस पे कितना चार्ज हो गया? 3Q माइनस एक्स। 3Q माइनस एक्स मतलब 12Q बाय 5। एक तो मेथड ये है, एक मैं तुम्हें डायरेक्ट मेथड बताता हूँ। मान लो फाइनली इन पे Q1 चार्ज आ गया, इस पे Q2 चार्ज आ गया, इसका कितना पोटेंशियल लिखोगे सेंटर पे? बट ये ध्यान रखना है, मेटल्स है ना, ये कंडक्टिंग बॉल्स हैं, ये कंडक्टिंग मेटल स्फीयर्स हैं, तो मेटल्स कंडक्टर्स होते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल हर जगह सेम ही होगा। इसका यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है Q1/R1 इज इक्वल टू Q2/R2, दैट इज Q/R इज कॉन्स्टेंट दोनों का। या इससे मैं बोल सकता हूँ Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो अब देखो इसको सेकंड मेथड से बता रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड। रेडियस का रेशियो कितना है?
रेडियस का रेशो है 1:4, तो चार्ज का भी सेम रेशो आएगा। टोटल चार्ज कितना देखो, टोटल चार्ज इज 3Q। चार्ज को कितने पार्ट्स में बांट दो, 5 पार्ट्स में। ये 1/5, ये 4/5, तो 3Q का ये टोटल चार्ज है 3Q। रेडियस का रेशियो है 1:4, मतलब ये 1/5 रेडियन, ये 1:4, तो टोटल चार्ज को भी इसी रेशियो में आएगा। तो टोटल चार्ज को 5 पार्ट्स में बांट दो, ये 1/5 और ये 4/5, तो इसका हो गया 3Q/5, ये हो गया 12Q/5। कुछ और अगर चीजें याद रखनी है, Q/R कांस्टेंट, इसकी जो सरफेस पे जो फील्ड आएगा, ठीक है, इसके जो सरफेस पे जो चार्ज डेंसिटी आएगी, पहले चार्ज डेंसिटी देखते हैं। चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। और हमने अभी देखा था Q इज प्रोपोर्शनल टू R, ये R के प्रोपोर्शनल, नीचे 1/R² है, तो जो चार्ज डेंसिटी आती है इस पे इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है ना, और ये नीचे 1/R² का, नीचे R² का टर्म आ रहा है। या दोनों का चेक कर लो, Q1/R1, Q1 कितना हो गया, σ1 इंटू 4πR1² इज इक्वल टू Q2/R2, σ2 इंटू 4πR2²/R2, तो σ1R1 इज इक्वल टू σ2R2, तो सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। थर्ड, इसके जो सरफेस पे जो फील्ड होता है, कितना फील्ड आएगा, के, ये ध्यान रखना स्फीयर नहीं बनेगा, शेली, मतलब इस पे सरफेस पे ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि मेटल है ये, तो इसलिए मैंने चार्ज डेंसिटी लिखा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम नहीं लिखा। तो कितना फील्ड आएगा किसी पे भी, KQ/R²। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, तो यहाँ से E भी जो आ जाएगा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये ऐसे देखो सिग्मा की टर्म में लिख लो, K Q कितना हो गया, सिग्मा इंटू 4πR² अपॉन R²। ये देखो ये कट गया, तो ये आ गया σ/ε0। तो E इज इक्वल टू σ/ε0। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, और सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, तो E भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। ये कुछ रिजल्ट्स हैं, ये हमें आगे याद करने पड़ेंगे मेटल्स के लिए। जैसे अभी ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये सारा का सारा चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऑन द सरफेस। जैसे ट्राई कर देखो, इसकी सरफेस में मैं बोलूँ कि फील्ड बताओ, यस चार्ज डेंसिटी बताओ इसकी, चलो चार्ज डेंसिटी कितनी है इसकी सरफेस पे, ये ध्यान रखना, ये आ गया इसका σ1, और इस वाले का सिग्मा ट्राई करना, देखो 4π इंटू 4R², σ1 बाय σ2 आएगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, चेक करना, ये इनका रेशो 4 आएगा। दूसरा, सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना है, σ/ε0 या KQ/R², इससे करके देखो, तो एट सरफेस जो E का वैल्यू आ रहा है फर्स्ट वाले के, K 3Q/5 अपॉन R², इसकी वजह से भी यहाँ पे फील्ड आएगा, बट ये बहुत लार्ज डिस्टेंस लिया हुआ है हमने, तो इसको निगलेक्ट कर दो। और सेकंड वाली सरफेस पे कितना फील्ड आ रहा है, K 2Q/5 अपॉन 4R², या ये कितना हो गया, तो देखो E1/E2, ये चेक करो, ये 4:1 आ रहा है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। तो ये तुम्हें कुछ रिजल्ट्स याद करने, ये हमें फील्ड में काम आएंगे। तो कंडक्टर की सरफेस पे जो फील्ड होता है जस्ट आउटसाइड कितना होता है, σ/ε0। जैसे एक क्वेश्चन ट्राई करो, डायरेक्टली करना विदाउट सॉल्विंग। टोटल चार्ज कितना हो गया, 6Q। रेडियस का रेशियो कितना है, रेडियस का रेशियो कितना है इसका, इट इज 2:1, तो चार्ज का भी रेशियो 2:1 आएगा। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, इसका 2/3 और टोटल चार्ज, और ये आ जाएगा 1/3 ऑफ टोटल चार्ज। कितना हो गया ये, इस पे आ गया 4Q चार्ज और इस पे आ गया 2Q चार्ज। अगर मैं बोलूँ चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करा, कितना चार्ज फ्लो करा, तो 4Q से 2Q में 2Q चार्ज इधर फ्लो करा होगा, या -2Q चार्ज
उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करा होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ कितना चार्ज फ्लो कर गया होगा, चार्ज फ्लो भी पूछ लेते हैं हमसे, तो कितना चार्ज का ट्रांसफर हुआ, इट इज़ 2Q। पहले 4Q था, अब 2Q, तो मतलब 2Q या तो लीव करा या -2Q एंटर करा। नेक्स्ट इज अर्थिंग या ग्राउंडिंग ऑफ अ कंडक्टर। अर्थिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर देना। ऑन अर्थिंग अ कंडक्टर, अभी मैंने बताया जैसे इन दोनों बॉडीज को मैंने कनेक्ट कर दिया, कब तक चार्ज का फ्लो होता है, जब तक चार्ज सेम नहीं हो जाता, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है। तो जो अर्थ है ना, अर्थ ओवरऑल न्यूट्रल है। हाँ, हम ये कहते हैं कि अर्थ की सरफेस पे नेगेटिव चार्ज है, बट बहुत ही, और इसका जो अंदर वाला कोर पार्ट है ना, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, बट ओवरऑल अर्थ क्या है, न्यूट्रल। और अगर तुम इसकी सरफेस में पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे तो एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, इट इज 0। तो अगर मैं किसी भी चीज को अर्थ के साथ कनेक्ट कर दूं, तो दो चीजों को अगर कनेक्ट कर दो, कब तक चार्ज का फ्लो होता है, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो अर्थ तो बहुत लार्ज है, इसका रेडियस 6400 किलोमीटर है, तो इस पर अगर थोड़ा वो चार्ज फ्लो कर भी जाए तब भी इसका पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। तो अगर एक बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर दो तो उसमें चार्ज का फ्लो होगा, कब तक चार्ज का फ्लो होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। मतलब जब तक, अगर अर्थ से कनेक्ट करोगे तो कब तक चार्ज फ्लो होगा, जब तक बॉडी का पोटेंशियल अर्थ के पोटेंशियल के बराबर नहीं जाता, विच इज इक्वल टू 0। तो अगर किसी भी चीज को हम अर्थ कर दें, पहले स्टार्टिंग में चार्जेस का फ्लो होगा, जैसे ही चार्ज का फ्लो बंद हो गया, कब बंद होगा, जब तुम्हारा पोटेंशियल उसका अर्थ के बराबर हो गया 0, और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन ही हम तो पढ़ रहे हैं, हम जब तक चार्ज फ्लो हो रहा है हम उस चीज को नहीं देख रहे, एक बार चार्ज का फ्लो होना जब बंद हो गया हम उस कंडीशन को देख रहे हैं। तो पॉजिटिव, मान लो हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल है, पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है इस साइड। अगर पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जा रहा हो तो हम कहते हैं कि करंट सेम डायरेक्शन में, ठीक है, करंट का भी डायरेक्शन इसी साइड है। और अगर नेगेटिव चार्ज इस साइड जा रहा हो, हम कहते हैं कि करंट इसके ऑपोजिट साइड फ्लो कर रहा है। तो जिस तरफ अगर पॉजिटिव चार्ज इस तरफ मूव कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन भी इसी साइड है, और नेगेटिव चार्ज अगर इस तरफ मूव कर रहा है, करंट उसके ऑपोजिट चलता है। जैसे कोई हायर पोटेंशियल है या लोअर पोटेंशियल है, पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां जाएगा, हायर टू लोअर, तो पॉजिटिव चार्ज तो इधर मूव करता है, करंट इधर आ गया। या ऐसे मान लो नेगेटिव इधर आ रहा होगा, नेगेटिव इधर आ रहा है और करंट नेगेटिव चार्ज के मूवमेंट के ऑपोजिट जाता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो करंट है वो कहां से कहां फ्लो करता है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो अगर किसी भी बॉडी को अर्थ कर दो, ये अर्थिंग का सिंबल है, ठीक है, ये अर्थिंग का सिंबल होता है। किसी भी बॉडी को अगर तुम अर्थ कर दो, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन अचीव हो जाएगी उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। चार्ज 0 जरूरी होना जरूरी नहीं है। अगर किसी चीज को अर्थ करो तुम्हारे मन में बहन में कि उसका चार्ज 0 हो जाएगा, ये गलत है। क्या चीज 0 हो जाता है, उसका पोटेंशियल 0 हो जाता है। जैसे क्वेश्चन देखो, फाइंड चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द स्फीयर आफ्टर अर्थिंग द स्फीयर। ठीक है, इनिशियली ये न्यूट्रल था, एक न्यूट्रल स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, ये कंडक्टिंग स्फीयर है, इसको हमने सामने क्यू चार्ज पड़ा हुआ है और इसको हमने अर्थ कर दिया। कुछ मान लो अर्थ में कुछ चार्ज फ्लो हुआ या अर्थ से इसमें चार्ज फ्लो हुआ, मान लो इस पे चार्ज क्यू इंड्यूस हो गया। अगर तुमने इसको अर्थ कर रखा है तो नेट चार्ज इस पे कितना हो जाना चाहिए, नेट पोटेंशियल इसका कितना होना चाहिए, 0। अब देखो, अर्थिंग चाहे यहां से कर दो, मैंने तुम्हें ना स्टार्टिंग में पॉइंट बताया था, चाहे अर्थिंग यहां से कर दो, चाहे अर्थिंग इस पॉइंट से कर दो, चाहे अर्थिंग फ्रंट से कर दो, कहीं से भी अर्थिंग कर दो, तो तुम्हें शायद ना कुछ ऐसे बहम सा था कि अगर हम यहाँ पे क्यू चार्ज है, ये न्यूट्रल है, इस तरफ नेगेटिव इंड्यूस होगा, इस तरफ पॉजिटिव इंड्यूस होगा, इसको अर्थ कर दिया इस साइड से, तो ये वाला चार्ज फ्लो होता है। अगर तुम इवन यहाँ से भी अर्थ कर दो तब भी पॉजिटिव ही फ्लो होगा अर्थ के अंदर। देखो समझाता हूँ कैसे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ये वाला चार्ज इसमें फ्लो हो रहा है, कैसा चार्ज फ्लो होगा ताकि ओवरऑल वो क्या हो जाए, उसका पोटेंशियल 0 हो जाए। और मैंने तुम्हें सिखाया था स्फीयर का पोटेंशियल कहाँ पे लिखना इजी होता है। ये जो चार्ज इंड्यूस हो रहा है यूनिफॉर्म चार्ज नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म होगा, बट सेंटर पे सारा का सारा चार्ज पहली बात तो सरफेस पे इंड्यूस होगा, और सेंटर से कितने डिस्टेंस पे होगा, r।
तो सेंटर पे पोटेंशियल लिखा करो हमेशा स्फीयर में। इस क्यू चार्ज की वजह से सेंटर पे इसका पोटेंशियल कितना है, के क्यू बाय डी। इंड्यूस की वजह से कितना पोटेंशियल है, चाहे यहाँ का पोटेंशियल लिख लो, चाहे यहाँ का लिख लो, चाहे इधर का लिख लो, और इसका ओवरऑल मेटल का पोटेंशियल सेम ही होता है ना। तो अगर तुमने यहाँ से भी अर्थिंग करा है तो हर सरफेस का पोटेंशियल जीरो होगा। तो व्हाट इज द चार्ज इंड्यूस्ड, तो चार्ज इंड्यूस कितना आ गया, इट इज माइनस क्यू आर बाई डी। तो ओवरऑल इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो किस तरफ से चार्ज फ्लो हुआ, अगर तुमसे पूछा जाए कि चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो हुआ, तो ओवरऑल इस पर कितना चार्ज आ गया, जैसे ये ओवरऑल इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो या तो बोलो कि अर्थ से इसमें इलेक्ट्रॉन्स आए हैं या पॉजिटिव चार्ज इधर गया है। एक्चुअल में क्या होगा, अर्थ से इलेक्ट्रॉन आए होंगे इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब मैंने मेटल को स्टार्टिंग में प्लस क्यू चार्ज दे रखा था, ठीक है, और स्फीयर को अब अर्थ कर दिया। अगर तुमने किसी बॉडी को अर्थ कर दिया, क्या उसका चार्ज कंजर्व रहता है उस बॉडी का। देखो जैसे इसको मैंने कनेक्ट कर दिया, इस बॉडी का चार्ज थोड़ी कंजर्व रहता है, पूरे सिस्टम का कनेक्ट कंजर्व रहता है। तो यहाँ पे इस बॉडी का थोड़ी कंजर्व रहेगा, बॉडी प्लस अर्थ का कंजर्व रहेगा, और अर्थ को तुमने कभी भी सिस्टम में नहीं लेना। तो अगर मैं सिंगल बॉडी का चार्ज की बात करूँ तो इसका चार्ज कंजर्व नहीं रहता। तो एक तो तुम ये कर सकते हो कि इसमें क्यू चार्ज एंटर हो गया या क्यू डैश चार्ज एंटर हो गया, तो इसका चार्ज हो गया क्यू प्लस क्यू डैश, या लीव कर गया क्यू डैश तो क्यू माइनस क्यू डैश, या डायरेक्टली टोटल चार्ज लिख लिया करो। इस पर टोटल चार्ज अब क्यू इंड्यूस्ड हो गया, क्या लिखोगे यहाँ पे, के क्यू बाई डी, इसकी वजह से इंड्यूस की वजह से के इंड्यूस्ड बाई आर, अर्थिंग कर रखी है, नेट जीरो, तो क्यू इंड्यूस्ड हो गया माइनस क्यू आर बाई डी। अगर ये पहले न्यूट्रल होता तब भी इतना चार्ज था, न्यूट्रल नहीं था तब भी इतना चार्ज है। तो ओवरऑल चार्ज में फ़र्क नहीं पड़ता अर्थिंग में, क्योंकि चार्ज कंजर्व नहीं रहता। अर्थ से चार्ज फ्लो भी हो सकता है, बाहर भी जा सकता है, अर्थ के अंदर भी जा सकता है, अर्थ से भी आ सकता है। तो अर्थिंग वाले केसेस में तुम टोटल चार्ज कंजर्व मत करा करो, ठीक है, सीधा नया चार्ज लिख दिया करो। हाँ, अगर पूछा जाए कि कितना चार्ज फ्लो हुआ, पहले इस पर कितना चार्ज था क्यू, अब इस पर कितना चार्ज हो गया माइनस क्यू आर बाई डी, तो व्हाट इज द चेंज इन चार्ज, चार्ज में कितना चेंज आया, फाइनली कितना है माइनस क्यू आर बाई डी। इनिशियली कितना था, तो इतना चार्ज का चेंज आया। तो या तो बोलो कि भी पहले इतना था, इसमें इतना आके नेगेटिव चार्ज इतना आके ऐड हो गया, ठीक है, या यहाँ से इतना पॉजिटिव चार्ज लीव कर गया, या इतना नेगेटिव इसके ऊपर आके ऐड हो गया। अगर इतना नेगेटिव इसके ऊपर ऐड हो जाएगा आके, तो ये पहले ऑलरेडी था, इसके साथ ये आके ऐड हो गया, तो क्यू से क्यू कट गया, तो ओवरऑल इतना चार्ज आ गया माइनस क्यू आर बाई डी। इसी कंसेप्ट पे एक और क्वेश्चन देखो, फाइंड करंट इन द वायर ए बी, ये वायर है ए बी, हमें इसमें करंट बताना है। ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड मैग्नीट्यूड व्हेन आर इज इक्वल टू डी। तो किसी भी टाइम पे मान लो ये आर डिस्टेंस है, क्या करना है, इस पे मान लो कुछ चार्ज इंड्यूस हो गया, कितना चार्ज इंड्यूस हुआ, तो के क्यू बाई आर प्लस के इंड्यूस्ड बाई आर, ये इसका पोटेंशियल हो गया स्फीयर का, मेटालिक स्फीयर है ये। ओवरऑल कितना होना चाहिए ये, जीरो, तो क्यू इंड्यूस्ड ही आ गया। अब देखो कुछ टर्म सीखो, जैसे मान लो ये x है और वेलोसिटी इसी तरफ हो, तो ये x को बढ़ा रही है, तो v को हम लिखते थे प्लस डी एक्स बाई डी टी। और अगर x के ऑपोजिट हो, मतलब x को कम कर रहा हो, तो हम v को लिखते हैं माइनस डी एक्स बाई डी टी। ऐसे देखो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और इसमें करंट आके एंटर हो रहा है, तो करंट जिस तरफ जाता है, या तो ऑपोजिट साइड इलेक्ट्रॉन जाते हैं, या सेम डायरेक्शन में, पॉजिटिव से देखा करो तुम्हें ज़्यादा इजी लगेगा, तो सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज आके एंटर हो रहा है, तो पहले अगर जितना भी चार्ज था और चार्ज बढ़ेगा ना, तो अगर पॉजिटिव में करंट एंटर हो रहा तो चार्ज को बढ़ाता है, तो आई को हम लिखते हैं प्लस डी क्यू बाई डी टी।
और अगर पॉजिटिव से क्यू लीव कर रहा हो तो इसकी वजह से इसका क्या होगा, चार्ज कम होगा। तो आई को लिखना तुम्हें माइनस डी क्यू बाई डी टी। तो ऐसे इस पर क्यू इंड्यूस चार्ज है, हमें नहीं पता, साइन के साथ अपने आप बाद में आंसर आ जाएगा। तो अगर तुम्हारे पास, और ऐसी एक और चीज समझ लो, माइनस क्यू चार्ज है और इस पे अगर आई आके एंटर करे, इससे क्या होगा, पहले नेगेटिव था, नेगेटिव में कुछ पॉजिटिव चार्ज आके एंटर कर गया, ओवरऑल चार्ज तो इंक्रीज कर रहा है, बट हम तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें ना, ये तो क्यू तो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड है। सिर्फ पहले मान लो -3 था, तो मैग्नीट्यूड तो 3 है, अगर उसमें करंट आके एंटर कर गया तो उसका मैग्नीट्यूड तो डिक्रीज करेगा ना। तो इस केस में अगर नेगेटिव में चार्ज आ रहा है, करंट आ रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इसका तो चार्ज कम होगा, तो इसमें लिखते हैं माइनस डी क्यू बाई डी टी। और अगर नेगेटिव से, माइनस क्यू से अगर तुम्हारा करंट लीव कर रहा हो तो आई को लिखते हैं प्लस डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि इससे पॉजिटिव जा रहा है बाहर, पॉजिटिव बाहर जा रहा है तो और चार्ज नेगेटिव होता जाएगा। तो ये चीज़ें सीखो। तो मैंने तो इसको प्लस माना है एक बार। अब देखो यहाँ पे डिफरेंशियल करना पड़ेगा, हमें करंट निकालना है। करंट का डायरेक्शन मान लो मैं एज्यूम करता हूँ कि भाई इस तरफ है, तो मतलब पॉजिटिव में एंटर हो रहा है, तो आई को लिखूंगा प्लस डी क्यू इंड्यूस्ड बाई डी टी। अगर मेरा नेगेटिव आ गया तो अपने आप डायरेक्शन उल्टा कर देंगे। और देखो वेलोसिटी से आर कम हो रहा है या बढ़ रहा है, वेलोसिटी से आर कम हो रहा है, तो वी को लिखना माइनस डी आर बाई डी टी। अब मैं इसका डिफरेंशियल कर रहा हूँ टाइम के रिस्पेक्ट में, ये क्या हो गया, इज इक्वल टू माइनस क्यू फिक्स है, आर कॉन्स्टेंट है, 1/r का डिफरेंशियल माइनस 1/r², बट ये तो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डी आर बाई डी टी। ये हो गया प्लस आई, ये कितना आ गया, और ये डी आर बाई डी टी हो गया माइनस वी। तो ओवरऑल करंट नेगेटिव आ गया। नेगेटिव का क्या मतलब है, जिस तरफ मैंने डायरेक्शन एज्यूम किया था उसके ऑपोजिट। और किस इंस्टेंट पे बोला है, जब आर का वैल्यू डी है। तो जब भी हम डिफरेंशियल में वैल्यूज फिल करते हैं वो आफ्टर डिफरेंशिएशन करने के बाद फिल करते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि जिस तरफ मैंने करंट का डायरेक्शन एज्यूम किया है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा होगा, और कितना जा रहा होगा, प्लस क्यू आर वी बाई डी स्क्वायर, इस तरफ जा रहा होगा। तो अर्थिंग करने से चार्ज जीरो कब होता है, ठीक है, अर्थिंग करने से चार्ज जीरो कब होता है, अगर एक्सटर्नल फील्ड ना हो, कोई भी आइसोलेटेड मेटल पड़ा हो। तो इफ एन आइसोलेटेड मेटल इज ग्राउंडेड इट्स नेट चार्ज बिकम जीरो। जैसे ये चार्ज, ये इस पे चार्ज था क्यू, हमने इसको अर्थिंग कर दिया, क्या होगा, या नेगेटिव है इसको अर्थिंग कर दिया, तो फाइनली तो इस पे चार्ज मान लो क्यू इंड्यूस्ड आ गया, कुछ भी हमें नहीं पता। इसका पोटेंशियल कितना होगा, के इंड्यूस्ड बाय आर। देखो मैं हर केस में सेंटर पे लिख रहा हूँ, एक्सटर्नल बॉडी तो है ही नहीं, तो एक्सटर्नल तो है ही नहीं, तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाना चाहिए, जीरो। तो इसका नेट चार्ज कितना हो जाना चाहिए, जीरो। तो अगर किसी भी आइसोलेटेड बॉडी को, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज है चाहे नेगेटिवली चार्ज है, आइसोलेटेड होनी चाहिए, अगर उसको अर्थ कर दो फाइनली चार्ज इसका जीरो हो जाएगा। तो फाइनली चार्ज अगर जीरो हो रहा है, पहले प्लस क्यू था, फाइनली जीरो हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज इससे मतलब लीव करा होगा, या इसमें नेगेटिव आके एंटर करा होगा। तो कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, फ्रॉम अर्थ टू द स्फीयर। और अगर इसको तुमने अर्थ कर दिया, फाइनल चार्ज हो गया इसका जीरो, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज कम हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ फ्लो करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पे आके एंटर करेंगे, और इसमें फ्रॉम स्फीयर टू अर्थ। तो हम जो अपनी बॉडीज जैसे मेटालिक बॉडीज हैं, घर में फ्रिज वगैरह, उसमें एक वायरिंग रहती है, 3 वायरिंग होती हैं, एक होती है जनरली रेड, दूसरी होती है ब्लैक या ब्लू, ठीक है, और थर्ड वायरिंग होती है वो कोई कंपलसरी नहीं होती, जैसे माइक्रोवेव वगैरह, तुम्हारा एसी हो गया, फ्रिज हो गया, जो बड़े इंस्ट्रूमेंट्स उसमें लगाते हैं, वो होती है अर्थिंग की वायर। तो हम बॉडीज़ को अर्थ क्यों रखते हैं, अगर अर्थिंग ना करी हो, कई बार होता है ना, फ्रिज वगैरह को टच करते हैं हमारे करंट लगता है, अगर तुमने चप्पल वगैरह ना पहनी हो, तो क्यों, क्या कई बार होता है तुम्हारे जो मेटल्स हैं उस पर चार्ज लीकेज हो जाती है, ठीक है, तो चार्ज उसकी सरफेस पे आ जाता है। चार्ज मेटल्स में भी मैंने बताया कि चार्ज सरफेस पे आता है। तो अगर तुमने उस मेटल को टच कर दिया, उसके सरफेस पे चार्ज है, तुम्हारी बॉडी से, क्योंकि हमारी बॉडी कंडक्टर है, तो वो चार्ज अर्थ में फ्लो कर जाता है, तो इसलिए तुम्हें करंट लगता है। तो अगर तुमने इसको पहले से ही अर्थिंग कर रखा होता, तो अगर इस पर चार्ज लीक भी हुआ होता, ये सारा लीक, ये चार्ज कहाँ पे फ्लो कर जाता है, इनसाइड द अर्थ। तो इसलिए हम अर्थिंग करते हैं, ताकि
कई बार इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज वगैरह की वजह से मेटल की सरफेस पे या फ्रिज की सरफेस पे, कोई माइक्रोवेव है, एसी, उसकी सरफेस पे ना चार्ज आ जाए, क्योंकि अगर तुमने उसको टच कर दिया और तुमने चप्पल वगैरह कुछ ना पहनी हुई तो तुम, अर्थ कंडक्टिंग है, ये कंडक्टिंग है, तुम्हारी बॉडी भी कंडक्टिंग होगी, तो दो कंडक्टर्स के बीच में तुम फंस गए और तुम्हारी बॉडी में से चार्ज फ्लो हो जाएगा।